हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन और हिंदी का दोस्तों कंबाइंड मॉडल पेपर, यानी दोस्तों दोनों सब्जेक्ट के हम 38 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे हिंदी के टॉप 38 प्रश्न। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, शरत चंद्र, गोपाल राम गहमरी या दोस्तों कौशिक? बताइए, जो चंद्रकांता उपन्यास है इसके लेखक कौन है? दोस्तों यदि बात करें हम गोपाल राम गहमरी जी की, तो दोस्तों ये उपन्यासकार थे। क्या थे? उपन्यासकार थे। और ये दोस्तों जासूसी उपन्यास लिखने के लिए क्या थे? जासूसी उपन्यास, जासूसी प्रकार के उपन्यास लिखने के लिए फेमस थे। इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसका नाम है दोस्तों जासूसी। क्या नाम है? जासूसी। ये बात भी, जासूस या जासूसी, ये बात भी आप थोड़ा याद रखिएगा। बात करें दोस्तों शरत चंद्र जी की, तो ये क्या थे? ये बांग्ला भाषा के उपन्यासकार थे। कहाँ के दोस्तों? बांग्ला भाषा के उपन्यासकार थे। इस बात को भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। जो चंद्रकांता उपन्यास है वह देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है, तिलिस्मी एआरी उपन्यास है या दोस्तों मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? बताइए, जो चंद्रकांता संतति है यह कैसा उपन्यास है? तो दोस्तों ये कैसा उपन्यास है? यह दोस्तों तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है। कैसा है? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है। यह भी दोस्तों किसका है? देवकीनंदन खत्री जी का ही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव या दोस्तों सुदर्शन? बताइए, हिंदी भाषा में जो जासूसी उपन्यास हैं इनके जो प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कौन रहे हैं इसके प्रसिद्ध लेखक। इसके रहे हैं दोस्तों प्रसिद्ध लेखक ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी जी रहे हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? क्या दोस्तों यह आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या दोस्तों नाटक है? बताइए दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों जो शेखर एक जीवनी, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय, जिनको अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, उनका यह क्या है? एक उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास है। और कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। कैसा है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई या दोस्तों राग दरबारी? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो किसका है? अज्ञेय जी का है। बताइए दोस्तों, राग दरबारी की बात कर लें तो राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल जी का है। ये एक व्यंग है। कैसा है दोस्तों? व्यंग रचना है। कैसी है दोस्तों? व्यंग रचना है, यदि आपसे कभी पूछ ले। दोस्तों राग दरबारी के लिए जो श्रीलाल जी थे, इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों मछली मरी हुई, यह दोस्तों किसका है? यह राजकमल चौधरी जी का है। किसका दोस्तों? राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास है। इस बात को याद रखिएगा। और जो इनमें से अज्ञेय जी का कौन सा है आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो अज्ञेय जी का है नदी के द्वीप। क्या है दोस्तों? अज्ञेय जी का कौन सा है? नदी के द्वीप, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर अज्ञेय या राजकमल चौधरी? बताइए, अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों अज्ञेय जी माने जाते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों इसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का, प्रेमचंद्र का, प्रसाद का, दोस्तों राज्ञ राघव का? बताइए। जो सेवा सदन है यह किसका उपन्यास है? तो दोस्तों जो सेवा सदन है यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। किसका? मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रेमचंद्र जी की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे हो गया रंगभूमि। क्या हो गया दोस्तों? रंगभूमि हो गया। रंगभूमि हो गया। निर्मला भी इन्हीं की रचना है। और दोस्तों कर्मभूमि भी इन्हीं की रचना है, ये बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन या निर्मला? बताइए कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद्र जी का नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है, याद रखिएगा। गबन है, गोदान है और निर्मला, ये तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, परंतु नूरजहां नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पवन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं संधि की। दोस्तों संधि शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है मेल। क्या होता है? मेल, यानी दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। जो दोस्तों संधि है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि। दूसरी कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। और जो तीसरी संधि है वह है विसर्ग संधि। कौन सी है दोस्तों? विसर्ग संधि, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। जो पहला भेद है वह है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है दोस्तों गुण स्वर संधि। क्या है दोस्तों? गुण स्वर संधि। तीसरा है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। और चौथे की बात करें यदि तो चौथा है दोस्तों यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। यह बात भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पवन, पवन शब्द में आपसे पूछा है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों पवन जो शब्द है इसमें जो संधि है वह गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पो जमा अन होगा। क्या होगा? पो जमा अन होगा। यहां पर दोस्तों ओ और आ मिलके क्या बनाते हैं? वा बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यानी पवन, इसका संधि विच्छेद क्या हो, ये इसकी इसमें संधि कौन सी हो गई? पवन संधि। माफ करिएगा, गुण संधि नहीं होगी बल्कि अयादि संधि होगी। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा। गुण संधि नहीं होगी बल्कि अयादि संधि होगी। इसका जो संधि विच्छेद है वह पो जमा अन होगा और यहाँ पर दोस्तों औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा और यह बन जाएगा पवन। क्या बन जाएगा? पवन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि यहां पर नहीं होगी। दोस्तों अब गुण संधि गलत हुआ है तो गुण संधि के लिए थोड़ा बता देते हैं, नियम बता देते हैं आपको। तो गुण संधि का जो नियम है वह यह कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद दोस्तों ई और ई या ऊ आए तो वहां पर दोस्तों गुण संधि होती है। यह बात याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दोस्तों दीर्घ संधि? बताइए दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत जमा ज्वल। क्या हो जाएगा? उत जमा ज्वल, यानी उज्ज्वल। यहाँ पर ता का जा हो जाता है, यह बात याद रखिएगा। अर्थात यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अन्वेषण का संधि शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेदमणा, अन्वेजमा सण, अनुजमा वेषण या अनुजमा एषण? बताइए अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अनुजमा एषण हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यण संधि। क्वेश्चन नंबर 12। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, स्वर संधि से है या दोस्तों दीर्घ संधि से? बताइए। यानी दोस्तों इसमें पूछा है कि यण संधि किसका भाग है। दोस्तों यण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। अभी मैंने आपको बताया है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और दोस्तों अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन।
न ओढ़ा का संधि विच्छेद होगा। नौ जमा ओढ़ा, नौ जमा डा, या नौ जमा ओढ़ा, या दोस्तों ना जमा ओढ़ा। बताइए, न ओढ़ा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद है नौ जमा ऊढ़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? दोस्तों चतुर विद्यार्थी से आप प्रश्न पूछिए, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? दोस्तों विशेषण की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, किसकी दोस्तों? संज्ञा व सर्वनाम, किसकी? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उनके गुण, दोष, संख्या या परिमाण बताते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है विशेषण कहा जाता है। और विशेषण दोस्तों चार प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया दोस्तों, संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक हो गया। कौन सा हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक हो गया। और जो चौथा बताया जाता है दोस्तों उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। और कुछ विद्वान इसको दोस्तों संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, यह बात याद रखिएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें दोस्तों विशेषण की यदि बात करें तो इसमें जो विशेषण है वह चतुर है, यानी विद्यार्थी की विशेषता क्या है? विद्यार्थी चतुर है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? 3 विशेषण है, 2 विशेषण है, 4 विशेषण है या 5 विशेषण है? बताइए। चलिए ढूंढते हैं दोस्तों। बहुत एक विशेषण है, बड़ा भी एक विशेषण है, ठग भी व्यक्ति की ही विशेषता है, और दोस्तों वह एक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। यानी दोस्तों इसमें कुल 4 विशेषण है। कितने विशेषण है? 4 विशेषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त जो दुष्चरित्र शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या दोस्तों क्रिया विशेषण है? बताइए। जो दोस्तों दुष्चरित्र लिखा गया है यह किस में आएगा? दोस्तों दुष्चरित्र यानी व्यक्ति की यह विशेषता है कि व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित्र है, यानी यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण कौन सा है? महसूस, लोगों, लाखों या इसे? बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में विशेषण आपसे पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो लाखों शब्द है लोगों की संख्या बताई जा रही है, अर्थात यहां पर संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहां पर दोस्तों सर्वनाम पूछा है। क्या पूछा है? सर्वनाम पूछा है। बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या होना चाहिए? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। दोस्तों सर्वनाम, सर्वनाम की यदि बात कर लें तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के दोस्तों 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है दोस्तों अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथे की बात करें दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और पांचवें की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम है। वहीं छठवें की बात करें तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है। और सर्वनामों की संख्या की बात करें तो 11 होती है, यह बात भी याद रखिएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, यानी मैं स्वयं वस्त्र साफ कर लूंगा। क्या इसमें प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? यहाँ पर अपने आप की बात हो रही है, यानी स्वयं यानी निज की बात हो रही है, अर्थात निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम किस भेद से है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? जहां पर भी दोस्तों अपने आप आ जाए या दोस्तों केवल आप आ जाए, यहां पर दोस्तों हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम बताए गए हैं? 9, 10, 11 या 12? बताइए।
तो दोस्तों हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम बताए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 5, 6, 7 या 8? अभी मैंने बताया दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के दोस्तों 3 भेद होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए जान लेते हैं। पहला भेद कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होता है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? बताइए। आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्पर्श तो है, इसके साथ साथ दोस्तों संघर्षी भी है। जा, रा, हा या वाह? बताइए। स्पर्श संघर्षी। दोस्तों यदि स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या 5 होती है, वो माफ करिए 25 होती है, और ये 5 वर्गों में लिखे जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? का, चा, टा, ता, पा। ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्शी व्यंजनों की। इन व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 बताई गई है, आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पर्श संघर्षी पूछा है, तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वह चा वर्ग के होते हैं। किस वर्ग के? चा वर्ग के होते हैं, यानी चा, छा, जा, झा, या। क्या यह होता है? बिल्कुल यही होता है। अर्थात स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जा हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वह ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निःस्पृह, द्वित्व या दोस्तों थोड़ा सा? बताइए। बताइए दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर आपको विसर्ग दिख ही रहा होगा, ये दोनों बिंदियां क्या कहलाती हैं? विसर्ग कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए दोस्तों। तालव्य व्यंजन है, इसमें से तालव्य व्यंजन कौन से होंगे? धा, टा, डा या ढा, चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, था या दोस्तों मा, फा, जा, भा? बताइए। आपसे पूछा है तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तालव्य व्यंजन पूछा गया है, तो दोस्तों जो तालव्य व्यंजन हो जाएंगे वह कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। चा, छा, जा और झा क्या कहलाते हैं? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्ण घोष नहीं है? रा, ला, ता या डा? बताइए दोस्तों। कौन से वर्ण हैं जो घोष व्यंजन नहीं है? यहां पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, घोष व्यंजन कौन से हैं जो नहीं है? घोष और अघोष आपने खूब सुना होगा, तो बताइए घोष व्यंजन कौन से हैं जो नहीं है? इसमें से घोष व्यंजन कौन सा है जो नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा है जो घोष व्यंजन नहीं है? बताइए दोस्तों। घोष, अघोष और घोष आपने पढ़ा होगा, अघोष और सघोष। तो इसमें आपसे अघोष पूछा है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष में दोस्तों कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अघोष में दोस्तों का, चा, टा, ता, पा ये वर्ण आते हैं। और यदि क्या कहते हैं दोस्तों, और खा, झा, ठा, था भी आते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। परंतु इसमें आपका काम हो जाएगा कि इसमें से कौन सा है जो अघोष वर्ण है? वह ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ता है जो अघोष वर्ण, घोष वर्ण नहीं है, यानी ये अघोष है। क्या है दोस्तों? अघोष है। यह बात याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक, अधोरेखा, कोष्टक रेखा या तिर्यक रेखा? दोस्तों किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, दोस्तों अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था, वहां पर आपके नीचे आपने एक रेखा देखी होगी।
इसको क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। दोस्तों इसको अधोरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधोरेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों मुझे बाहर जाना है, ये दोस्तों यहां पर ये रेखांकित है, याद रखिए रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये रेखांकित है, इस चिन्ह को पहचानना है। पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है या लाघव चिन्ह है। तो दोस्तों ये पूर्ण विराम है। कैसा विराम है, पूर्ण विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। दोस्तों निर्देशक जो चिन्ह निर्देश दे रहा हो, ये क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक है। ये क्या है, पूर्ण विराम है। ये कौन सा है दोस्तों, इसका आप मुझे बताइए। और ये है आपका निर्देशक चिन्ह, और इसको दोस्तों विवरणात्मक चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। यहां पर संज्ञा से पूछा गया है प्रश्न कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। दोस्तों संज्ञा, जो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। ये बात तो आप दोस्तों बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। दोस्तों संज्ञा के कितने भेद, यदि आपसे पूछ ले कि संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो बताइए दोस्तों संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो संज्ञा के दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, दोस्तों समूहवाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। दोस्तों 5 भेद होते हैं। और दोस्तों एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने कितने भेद बताए गए हैं, 5, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। यह बात भी याद रखिए। उसके लिए सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया मैंने कि 4 होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, 5 प्रकार बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये बात याद रखिएगा। इसमें पूछा गया कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा दोस्तों समूह में होती है, कक्षा भी समूह में होती है, भीड़ भी समूह में होती है। तो दौड़ समूह में नहीं होती, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई, दूध या ठंड, बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो दोस्तों जो दूध है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी एक पदार्थवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, निम्नलिखित विशेषणों में से आपको संज्ञा की पहचान करनी है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, बताइए। इन विशेषणों में संज्ञा कौन सा है। दोस्तों अनुशासन क्या है, एक संज्ञा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दोस्तों भील का स्त्रीलिंग है। भालू, भीलनी, भीलिनी, या दोस्तों भालना, बताइए। भील का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। दोस्तों इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा भीलनी। क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सारस या सलाम, बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दोस्तों सनक जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पुल्लिंग वाचक शब्द को छांटना है। कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार। दोस्तों कैमरा क्या है, एक पुल्लिंग वाचक शब्द है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में रहता है। लड़का, प्राण, घोड़ी या चिड़िया। दोस्तों जो प्राण है, आंसू है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, सभी हमेशा बहुवचन में रहते हैं। यह बात भी याद रखिएगा। सम्मान सूचक शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव का देवी, मामा का मामी, कांत का कांति या गधा का गधी, बताइए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो दोस्तों कांत का कांति ये सही जोड़ा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य, बताइए। तो शोभा दोस्तों क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं सामान्य अध्ययन के टॉप 38 प्रश्न। एक प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में,
साहित्य में, संगीत में या औषधि में? बताइए दोस्तों। जो ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों, ये पहली बार यदि बात की जाए तो पहली बार कब प्रदान किए गए थे? पहली बार दोस्तों ये प्रदान किए गए थे 1958 में। कब प्रदान किए गए थे? 1958 में। दोस्तों इसका जो संबंध है वह संगीत से है। किससे है? संगीत से है। किससे है दोस्तों? संगीत से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2024 ग्रैमी अवार्ड, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। ग्रैमी अवार्ड 2024 है दोस्तों, वह किसको मिला? भारत की तरफ से दोस्तों। भारत की एक शक्ति फ्यूजन बैंड है। कौन सा दोस्तों? एक फ्यूजन बैंड है जिसका नाम है क्या है? शक्ति। शक्ति को किसके लिए मिला दोस्तों? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला ग्रैमी पुरस्कार के अंतर्गत। यह बात भी याद रखिए। खेल के लिए दोस्तों अर्जुन अवार्ड होता है। कौन सा होता है? अर्जुन अवार्ड खेल का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। और दोस्तों हाल ही में यह मोहम्मद शमी को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? मोहम्मद शामी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों ये दोनों सेम ऑप्शन हो गए हैं। 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों के इलाहाबाद में कार्य करते रहे, या 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ स्थानांतरित कर दिए गए। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग है वह इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन बी में दोस्तों प्रशासनिक विंग इलाहाबाद, यानी उल्टा लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी दोस्तों कंपाउंड आंखें होती हैं? ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, या मेढक की, या दोस्तों टूना मछली की? बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवों में से किसकी जो यौगिक कंपाउंड होते हैं, यौगिक यानी दोस्तों कंपाउंड आंखें होती हैं, वह होता है ड्रैगन मक्खी। कौन होती है? ड्रैगन मक्खी होती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा, या दोस्तों द इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा? बताइए। जीवन रक्षा के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों यदि बात करें इस पदक की, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1958 में की गई। कब की गई? 1958 में की गई। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों सेना भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, यह बात आप सभी जानते ही होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है, 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, या दोस्तों भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, या दोस्तों होमगार्ड? बताइए भारत की कौन सी जो महत्वपूर्ण एजेंसी है जो दोस्तों 1982 के वार्षिक जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके सफल संचालन में शामिल होती रही है, यानी सहयोग प्रदान करती रही है? तो वह है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी ITBP। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, CRPF का निम्न में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया जाता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG जिसे बोला जाता है, होम गार्ड, है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कहीं कोई दंगा वगैरह होता है तो कौन सी विंग है CRPF की जो उससे निपटने के लिए कारगर साबित होती है और वहां पर जाती है? तो वह है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स। कौन सी है? रैपिड एक्शन फोर्स है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों एक्सप्लेन जैसा कुछ है नहीं, इसलिए नहीं कर रहे।
दोस्तों स्वामी नारायण, कौन दोस्तों? स्वामी नारायण अक्षरधाम का एक हिंदू मंदिर परिषद जो भारत के निम्नलिखित स्थान में से कहाँ स्थित है? पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में या दिल्ली में? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, ये दोस्तों गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। किसमें दोस्तों? जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है दोस्तों, उसमें इसका नाम है, जिसमें जिसमें दोस्तों ये 6 नवंबर 2005 को सम्मिलित किया गया है। ये किस लिए है दोस्तों गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड? तो दोस्तों इसका रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि ये विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है। क्या दोस्तों? विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में जाना जाता है, और यह जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह के, चूनाराम महतो के, रामनाथ सोरेन के, दोस्तों राम भगत के? बताइए। जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में जिसकी शुरुआत होती है, झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में यह लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दोस्तों इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता गांधी जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गांधी जी माने जाते हैं। दोस्तों इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके प्रस्ताव पर जो अखिल भारतीय कांग्रेस की जो कमेटी है उसकी बैठक ने 8 अगस्त 1942 को क्या किया था? बॉम्बे में इसकी बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी है उसकी बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। वहां पर इसका भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह पारित किया गया था। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। इसमें पूछा है दोस्तों झारखंड में किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था? तो दोस्तों चूनाराम महतो जी ने इसका नेतृत्व कहां किया था? झारखंड में किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूड़ी नदी? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। ये दोस्तों जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका जो नाम है वह संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका जो अर्थ बताया गया है वह बताया गया है नमकीन नदी। क्या बताया गया है दोस्तों? नमकीन नदी बताया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपके हिसाब से क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लूड़ी नदी है इसको संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वतों के बीच जो दर्रा है यानी जो पासेस हैं वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपके हिसाब से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लिपू लेख दर्रा है इसका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और हैं, जैसे माणा दर्रा हो गया। कौन सा? माना दर्रा या माणा दर्रा हो गया। एक है दोस्तों नीति दर्रा, आपने पढ़ा होगा, नीति दर्रा हो गया, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों जो कोंगका दर्रा है यह कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में है। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। बात करें खारदोंग दर्रे की तो दोस्तों ये हिमालय की पहाड़ी में है। कहाँ है? हिमालय का जो पहाड़ है वहां पर स्थित है। और लनक दर्रा यह भी कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ दोस्तों? लद्दाख में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? दोस्तों ये चंद्रयान 2 का सवाल है, इसका आंसर बताइए। हम आपको चंद्रयान 3 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। जो दोस्तों 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों चंद्रयान से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने पेपर दिया है, आपने देखा होगा इस बात को। दोस्तों चंद्रयान 3 की यदि बात करें तो इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था?
14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसको लॉन्च कहे से किया गया था, तो इसका जो रॉकेट था वह था LBM 3 कौन सा था LBM 3 था। और दोस्तों यह जो है अंतरिक्ष में वहां चंद्रमा पर पहुंचा कब, तो दोस्तों 5 अगस्त को पहुंचा। कब पहुंचा? 5 अगस्त 2023 को पहुंचा। और दोस्तों इसको यदि बात करें तो कहां से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा। कहां से दोस्तों? श्रीहरिकोटा जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहां से किया गया था। लॉन्चिंग स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसको बोला जाता है, वहां से किया गया था। और दोस्तों इसको श्रीहरिकोटा यह कहां है, तो यदि बात यह पूछ ले कि कहां है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। यह बात भी आप याद रखेंगे। दोस्तों चंद्रमा का जहां पर जो हमारा लैंडर विक्रम था वह जहां पर दोस्तों लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान को नाम दिया गया। और जहां पर दोस्तों हमारा चंद्रयान सेकंड का जो लैंडर था वह क्रैश हुआ था, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। यह बातें भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो चंद्रयान 2 है इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का वह ऑप्शन ए हो जाएगा। GSLV-M के 3 से चंद्रयान सेकंड को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या दोस्तों रूस ने? बताइए दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किसने बनाया? तो दोस्तों दुनिया का जो प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है उसको बनाने वाला रूस था। कौन था दोस्तों? रूस था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रूस का जो पुराना नाम था वह USSR था, यानी सोवियत संघ था। क्या था दोस्तों? सोवियत संघ था। यह बात भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। क्यों पिघलने लगती है दोस्तों? बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, या बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। बताइए सर्दियों के दौरान जो बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? नमक क्या कार्य करता है? दोस्तों नमक क्या कार्य करता है? बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में या दोस्तों जयपुर में? दोस्तों कपास के अनुसंधान के लिए जो केंद्र है यानी जो केंद्रीय संस्थान है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह मुंबई में स्थित है। मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों SBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। SBI का दोस्तों पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। क्या था दोस्तों? इंपीरियल बैंक था। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। बताइए दोस्तों चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? दोस्तों ये यूपी पुलिस द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सही है परंतु बी दूसरा क्या है वह गलत है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बताइए प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं या दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो पीएम होते हैं उनकी नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों CGI दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जी को यदि बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। यह बात भी याद रखिए। वर्तमान में दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे वह कौन है? तो वह दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है। कौन है दोस्तों? राजीव
कुमार हैं, यह बात भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, 4, 8 या 9? बताइए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात करें दोस्तों यदि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो दोस्तों यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। ये बात भी याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। यह कैसा निकाय है दोस्तों? एक वैधानिक निकाय है। और दोस्तों इसके बारे में यदि और बात करें तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह दोस्तों यह आयोग देश में मानवाधिकार की रक्षा करने का कार्य करता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इसके सदस्यों की यदि हम बात कर लें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल मिलाकर 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में दोस्तों जो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? आइए ये भी जान लेते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। कौन है दोस्तों? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, जिनकी नियुक्ति दोस्तों 2 जून को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2021 को हुई थी। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? 18, 22, 28 या 14? दोस्तों आर्थिक अनुभाग कितने हैं यदि पूछ ले तो 4 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी और दोस्तों मध्य यूपी और दोस्तों एक है बुंदेलखंड। ये बात भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में यदि जिलों की संख्या की बात कर ले तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। ये बात आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों यूपी में यदि लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए, अब चुनाव आ रहा है इसलिए दोस्तों इस पर चर्चा करना आवश्यक है। लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 80 है। वहीं यदि विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 403 है। और दोस्तों वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है। यह बात आप सभी जानते हैं। और हमारे सीएम कौन है? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों राज्यसभा सीटों की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्यसभा सीटें हैं। यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, रेवेन्यू या पाउंड? बताइए। जो चीन की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? बताइए। चीन की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। क्या है दोस्तों? बीजिंग है चीन की राजधानी। डॉलर कहाँ होता है दोस्तों? यूएसए का चलता है। रुपया अपने प्यारे भारत में चलता है। दोस्तों पाउंड कहाँ का है? ब्रिटेन का है। कहाँ दोस्तों? ब्रिटेन की क्या है? आधिकारिक एक मुद्रा है। जबकि रेवेन्यू की बात करें तो यह चाइना की है। और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड? बताइए। कौन सा ऐसा रसायन है जो आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों कौन जिम्मेदार है? बेरियम क्लोराइड। कौन सा जिम्मेदार है? बेरियम क्लोराइड। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, बैकबोन, न्यूज ग्रुप या दोस्तों अपडेट्स? बताइए। जो अनचाहे यानी जो दोस्तों ईमेल आप नहीं चाहते वह ईमेल आपके पास आती है तो दोस्तों आप उसको स्पैम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पैम कहेंगे। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एनफोर्ड डिसएम्पेरियंस पर समिति या प्रवासी श्रमिकों पर समिति या महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति? बताइए।
जो 2010 के दौरान दोस्तों जो नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि हुई थी वह किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका संबंध किससे है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एनफोर्ड डिसएम्पेरेंसिस समिति पर समिति, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आर्मेनिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? आर्मेनिया की आपको मुद्रा बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है दोस्तों, आपके पास पर्याप्त समय है। बताइए आर्मेनिया की मुद्रा कौन सी है? आर्मेनिया की मुद्रा कौन सी है, बताइए दोस्तों। हम आर्मेनिया की आपको क्या बता देते हैं? राजधानी बता देते हैं। एरेवान क्या है? आर्मेनिया की राजधानी है। और जो दोस्तों यहाँ की मुद्रा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है द्राम। क्या दोस्तों? उसका नाम है द्राम, या दोस्तों दिरहम भी, दिरहम नहीं है यहाँ की मुद्रा क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? द्राम है, यह बात याद रखिएगा। ग्राम कहाँ की मुद्रा है, यह बात बताइए दोस्तों। ग्राम जो है यह कहाँ की मुद्रा है? ग्राम कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? जो ग्राम है यह कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों जो ग्राम है यह बताइए कहाँ की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम कहाँ की मुद्रा है, बताइए दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो दोस्तों टका है। क्या है दोस्तों? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ग्राम कहाँ की मुद्रा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है दोस्तों? जीएसटी की बात करें तो यह दोस्तों कब लागू हुई? 1 जुलाई, कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को यह लागू होता है दोस्तों। जो जीएसटी है यह समवर्ती सूची पर टैक्स है। किस पर दोस्तों? समवर्ती सूची पर टैक्स है, यह बात भी याद रखिएगा। और दोस्तों जो जीएसटी का मॉडल है ये हमने कहां से लिया था? यह कनाडा से लिया था। कहां से लिया था? कनाडा से लिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या दोस्तों 28 सितंबर, बताइए। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वह मात्र इतना सा था कि शांति व अहिंसा स्थापित करना, विश्व भर में मिलकर दोस्तों शांति की स्थापना करना, यह इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। जो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस है दोस्तों, इसकी जो संकल्पना है, इसकी जो स्थापना है 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। और पहली बार यह 1982 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1982 में मनाया गया, इसलिए याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या दोस्तों कर का समेकलन, बताइए। समेकन दोस्तों, चकबंदी शब्द आपने खूब सुना होगा गांवों में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि किसी चकबंदी होती है और किसी व्यक्ति की जमीन जो है अलग अलग जगहों पर है तो वो उस भूमि का एकीकरण यानी एक स्थान पर अपनी जमीन को प्राप्त कर सकता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है, एवी कल्चर कहा जाता है, मोरी कल्चर कहा जाता है या दोस्तों बीटी कल्चर कहा जाता है, बताइए। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? दोस्तों बीटी कल्चर, अंगूर की जो खेती है उसको बीटी कल्चर कहा जाता है। यदि हॉर्टिकल्चर आपसे पूछ ले, हॉर्टिकल्चर पूछ ले तो दोस्तों ये सब्जियों और फलों के उत्पादन को कहा जाता है। किसको दोस्तों? सब्जियों व जो फल हैं उनके उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। जो दोस्तों अंगूर की खेती के उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया जाता है।
दोस्तों हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बता दिया, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी था। दोस्तों सेरीकल्चर ये भी महत्वपूर्ण है, इसको दोस्तों इसको रेशम कीट से संबंधित है। किससे दोस्तों? रेशम उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? सेरीकल्चर। दोस्तों बात करें एपी कल्चर की, एवी नहीं है, एपी कल्चर की बात करें तो एपी कल्चर का संबंध दोस्तों मधुमक्खी पालन से है या शहद के उत्पादन से है, यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानून का प्रशासन, या दोस्तों कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, या बंदोबस्ती संचालन? बताइए दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने का क्वेश्चन है। 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे 1932 से 1935 के दौरान क्या किया गया? हटा दिया गया। दोस्तों वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। दोस्तों हर बात में पहाड़ नहीं चढ़ना चाहिए। यदि साइड से रास्ता है तो आप आराम से निकल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड से यह संबंधित कार्य है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी? दोस्तों इसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है, यह बात भी याद रखिएगा। यह दोस्तों साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कहां से? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी और दोस्तों समुद्र तट दांडी तक गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर अहमदाबाद से दांडी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों ये है उसका क्वेश्चन करंट अफेयर का। हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? बताइए दोस्तों, हाल ही में जो विश्व वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार है वह किसको प्रदान किया गया? दोस्तों भारत को प्रदान किया गया, अमेरिका को प्रदान किया गया, चीन को प्रदान किया गया, या दोस्तों नेपाल को प्रदान किया गया? तो दोस्तों यह किसको प्रदान किया गया? यह भारत को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? भारत को प्रदान किया गया। और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को, किसको? स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान किया गया। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया, यानी जिनके मन में सुख है, श्री मनसुख मंडाविया साहब क्या हैं? वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भारत की यदि बात करें तो भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। किससे दोस्तों? पोलियो मुक्त हो चुका है और इसका सर्टिफिकेट WHO ने प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? WHO ने प्रदान किया। WHO किसी बीमारी से मुक्त तब घोषित करता है जब लगातार 3 साल तक उस बीमारी का कोई भी केस उस देश में नहीं मिलता है। यह बात याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में चर्चा में रही हेविस्योर वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से? हेपेटाइटिस, मलेरिया, सर्वाइकल कैंसर, या दोस्तों मियादी बुखार? बताइए दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कौन सी है? सर्वावैक्स है। कौन सी दोस्तों? सर्वावैक्स है। और इसको बनाने वाला कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट है। कौन है दोस्तों? सीरम जो इंस्टीट्यूट है पुणे वाला, उसने बनाया है। और जो हेविस्योर वैक्सीन है इसका संबंध हेपेटाइटिस ए से है। किससे? हेपेटाइटिस ए से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा का संबंध किस देश से है? भारत से है, चेक रिपब्लिक से है, उत्तर कोरिया से है, दक्षिण कोरिया से है? बताइए दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली कौन है? क्रिस्टीना पिस्कोवा है। यह बात आप याद रखिएगा। इनका जो संबंध है वह किस देश से है? तो इनका संबंध चेक रिपब्लिक से है। किससे है दोस्तों? चेक रिपब्लिक से है, या चेक गणराज्य से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से है। यह बात याद रखिएगा। इसकी विजेता सेना रही, गोवा रहा, रेलवे रहा, या हरियाणा रहा? दोस्तों गोवा क्या रहा? इसका उप विजेता रहा। क्या रहा? उप विजेता रहा। यह बात याद रखिएगा। और सेना इस संतोष ट्रॉफी की विजेता रही। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? भारत की नागरिकता, भारत में भाषाएं, भारतीय राज्यों की सीमाएं, दोस्तों बच्चों के लिए शिक्षा। बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? दोस्तों भारत में भाषाएं, भाषा किस अनुसूची में है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो भाषा है वह अनुसूची 8 में है। किसमें है? 8 में है। वर्तमान में अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। यह बात याद रखिएगा। और अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति को उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी निजता से वंचित नहीं किया जाएगा। बताइए अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 300A यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, पहले हमारा मौलिक अधिकार था, फिर क्या होता है, फिर संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया जाता है और इसको अनुच्छेद 300A में समाहित कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायत से, या दोस्तों राज्यपाल की शक्तियों से? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो अनुच्छेद 324 है, आइए जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यह दोस्तों चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव की निहित होना, क्या दोस्तों, चुनाव के अधीक्षण और निर्देशन से संबंधित है अनुच्छेद 324। 325 किससे संबंधित है? व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर शामिल होने का विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा से संबंधित है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए। यह बात किसमें लिखी है? 326 में लिखी है। 327 में क्या लिखा है? विधायिका के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। 328 में क्या लिखा है? किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। और 329 की बात करें तो यहाँ चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है 329 में। किसमें दोस्तों? 329 में। यानी पूरा का पूरा यह चुनाव से संबंधित है 324 से 329 तक। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या मद्रास में? बताइए। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है? इस्तेमाल किए गए सामानों की बिक्री, वस्तु विनिमय और सेवाएं, अंतिम माल बिक्री या अंतरण उदायगी? बताइए दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद यानी दोस्तों GDP, क्या दोस्तों? इसको GDP शॉर्ट में बोला जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अंतिम माल बिक्री है उसका संबंध सकल घरेलू उत्पाद से नहीं है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।